और मायावती जी का क्या जलवा था, 4 बार की चीफ मिनिस्टर, और जब चीफ मिनिस्टर वो थी, यूं कांपा करते थे लोग उनसे, कांपा करते थे, माफिया भी, अपराधी भी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनकी छवि भी बड़ी अच्छी थी योगी जी की तरह, और अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन थर थर कांपता था। और मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हमने सुनी, अभी हम आगे बात करेंगे। मतलब यकीन नहीं होता कानों को कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब ऐसे भी कोई ऑपरेट कर सकता है क्या कोई नेता। और लेकिन आजकल मायावती जी के दिन वैसे नहीं चल रहे हैं। आपने इलेक्शन में देखा होगा उनको, बहुत लेट उन्होंने इलेक्शन में अभी रैली की है, वो भी नागपुर में जाके उन्होंने रैली की। तो यूपी में तो वो अभी तक एक्टिव ही नहीं हुई है उन्होंने, लेकिन अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बना लिया, आकाश आनंद जी को। तो वो रैलियां जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को ऐसा लगता है कि मायावती जी ने अब थोड़ी बैक सीट ले लिया, वो उतनी एक्टिव नहीं रह गई हैं, खासकर चुनावी राजनीति के अंदर। और ये बहुत बातें होती हैं कि वो किसकी मदद कर रही हैं, किसकी बी टीम बसपा बन गई है, बीजेपी को बड़ा फायदा होता है क्या बीएसपी से, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पहले मलूक जी की बात। सर, तो आपने पार्टी छोड़ी क्यों? देखिए, पहले तो मैं वो बता दूं, आपने कहा कि बीएसपी का सांसद जीते थे, तो इसमें मैं आरएलडी और एसपी और बीएसपी तीनों का साझा उम्मीदवार था, और तीनों का ही मैं बनाया हुआ सांसद। हाँ, तब तो वो था ना, अलायंस था। जी, और जब मेरा पूरा 25 साल से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से दिल्ली तक लगातार होर्डिंग रहते थे, एमपी बनने के बाद एक भी मेरा होर्डिंग नहीं लगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद में अलग अलग हो गए थे। तो मैं होर्डिंग पे किस किस के फोटो लगाऊं और किसका नहीं लगाऊं। मुश्किल है ये तो इन्होंने इंडिया गठबंधन का दर्द बता दिया। जी जी। तो एक तो ये कि मैं तीनों का सांसद था अभी, और हूं भी अभी, और 4 जून तक तो हुई हूं। जहां तक बात है क्यों छोड़ा, मैंने तो देश के लिए काम करा, और सरकार और पार्टी और पॉलिटिक्स और विपक्ष, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सबसे ऊपर उठ के हमेशा काम करा, और देश हित और जनहित में काम करा। और 17वीं लोकसभा में 864 इशू मैंने पार्लियामेंट में रेज करे हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। एक बार जयपुर से खबर छपी दैनिक भास्कर में कि भाई वो तीसरे नंबर पे हैं मलूक नागर 17वीं लोकसभा में। मैंने फ़ोन करा, कांटेक्ट करा कि जो 2 बार के और 3 बार के एमपी हैं, उनका तुम कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, जो 1 बार का एमपी उसका कैलकुलेट करो, मुझे 1 नंबर से 3 नंबर पे कैसे लेके जा रहे हो। तो वहाँ मैंने पूरा काम करा। जहाँ पार्टी की बात आई वहाँ मैंने पूरा काम करा। जहाँ नेशनल टेलीविज़न पे बात आई, जहाँ कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश करती थी, वहाँ बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट और गंगा जल की तरह कुमारी बहन मायावती जी का पक्ष इस ढंग से रखा, और कटघरे में ले जा करके कांग्रेस को खड़ा करा। तो 39 साल से मेरे भाई लखीराम नागर, जो पहले ब्लॉक प्रमुख बने, फिर एमएलए, फिर एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फिर एमएलए, फिर मिनिस्टर बने यूपी में, और मैं भी पहले 27 साल पहले विधायक रहा, और आज भी मैं एमपी हूँ, लीड एमपी हूँ देश की 17वीं लोकसभा का। तो पहली बार हुआ 39 साल में कि जब हमको एमएलए 2022 में नहीं लड़ाया गया, अभी हमको एमपी नहीं लड़ाया गया। और जो हमारे साथ मिलने को तरसते हैं, टाइम फोन पे लेकर के 15 दिन का अपॉइंटमेंट देते हैं, वो सब लोग स्टार प्रचारक की सूची में रखे गए, तो मुझे उसमें भी नहीं रखा गया। तो मुझे लगा कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, और मैं खत्म होने की स्थिति पर आ गया। मजबूरी में मुझे पार्टी। ऐसी क्या नाराजगी होगी आपकी मायावती जी से? मैं तो इस बात का जवाब तो कुमारी बहन मायावती जी दे सकती हैं, और मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने हमें राजनीति में बहुत मदद करी है, एक पहचान दिलाई है, और देश के लिए उन्होंने काम भी इसका तो मैं गवाह हूं, मेरे आपके साथ दसियों डिबेट्स हैं, आपने बहुत अच्छे से पक्ष रखा अपनी पार्टी का, मायावती जी को आपने बहुत डिफेंड किया, सारी बातें हुई। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि भाई मलूक नागर साहब क्यों ऐसे, मतलब मायावती जी को क्यों लगा कि नहीं इस बार नहीं लड़ाना चाहिए। मैं तो इस बात का जवाब मेरे पास तो हो ही नहीं सकता। आपकी मुलाकातें हैं उनसे? हाँ, मुलाकात तो होती हैं, बट वो तो ज़्यादातर तो जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो संगठनात्मक ढांचे हैं, मैं वहाँ राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, 4 स्टेट का इंचार्ज भी रहा हूँ बीएसपी में। पर जो वहाँ पे सिस्टम है, हर पार्टी का एक अलग व्यवस्था होती है, तो वहाँ जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें कोऑर्डिनेटर सिस्टम है ज़्यादा। वो अलग अलग कमिश्नरेट के होते हैं, अलग अलग लोकसभा के होते हैं। हाँ, अलग अलग लोकसभा के होते हैं, अलग अलग उसके मंडलों के होते हैं, अलग अलग फिर विधानसभाओं तक जाते हैं, नीचे तक जाते हैं। तो वो डील करते हैं, वो डील ज़्यादातर वही करते हैं, उनसे ज़्यादातर बातचीत होती है। तो हम जितने भी एमपी हैं, जितने भी पहले एमएलए हुआ करते थे, अभी तो केवल एक है, उनसे सबसे कम बात होती थी। तो जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, हम 10 एमपी थे,
तो उन दिनों कोरोना का भी बहुत जोर चल रहा था, तो हम 10 के 10 एमपीओं को उस समय अगर लगाया जाता और 50-50 सीटें या 403 सीट है या किसी को 25 सीट, किसी को 10 सीटें दी जाती तो और बेहतर इंप्रूव। मैं आपने ठीक बताया, हर पार्टी का अलग सिस्टम होता है, हर नेता का अलग स्टाइल होता है बात चलने का, खासकर जो टॉप पर होता है, जो मतलब पार्टी सुप्रीमो जो होता है। लेकिन ये सुप्रीमो शब्द मुझे लगता है सबसे ज्यादा फिट मायावती जी पे बैठता है। ये तस्वीर देखिए ना आप पोज देखिए आप, मतलब मैंने इनफैक्ट मुझे याद है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती की थी और मैंने देखा कि इसी एक उनके लिए इंतजाम ऐसी क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी एक चेयर लगाई गई थी, एक ही चेयर थी और दो उनके एज इफ उनके दो सर्वेंट्स जो है वो पीछे थे। और इस सर्वेंट्स नहीं होंगे, वो भी पता लगे कोई नेता ही होंगे बड़े, लेकिन उनके सामने सब बराबर है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो सर्वेंट्स है, लेकिन वो एक्चुअली इनके पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो और पहली बार ऐसा मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किसी ने मुंह नहीं खोला जब तक उन्होंने अपना आरती, हमने आपने दीपक जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी, लेकिन सबसे व्यवस्थित इनकी होती है। तो कोई चू नहीं, कुछ नहीं, सब चुपचाप आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब जो डिसिप्लिन ये सरकार में रखती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आज तक इनका जो है वो कायम है। लेकिन एक है एक दबंग शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं। मायावती दबंग शख्सियत। आपकी फेवरेट कहानी क्या है मायावती जी की? मेरी फेवरेट कहानी एक्चुअली, मैं उन पत्रकारों में हूँ जिन्होंने मायावती को कई बार, एक से ज्यादा बार इंटरव्यू किया है। और मैं आपको बताऊं सर, 2 जून 1995 जिस दिन गेस्ट हाउस कांड जी जिस दिन मायावती पर निसंदेह जानलेवा हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, इन्होंने शायद समर्थन वापस ले लिया था। मुलायम सिंह जी की पार्टी वैसी दबंग पार्टी मानी जाती है। तो गेस्ट हाउस में एक रूम नंबर 1 में मायावती जी अपने एमएलएस के साथ बैठक कर रही थी। कुछ एक एमएलएस की जरूरत थी मुलायम सिंह जी को, और वहां पर लिटरली उन एमएलएस को उठाकर और मायावती जी पर हमला करके वो लोग जाने वाले थे। लेकिन एकाएक बीजेपी के नेता, उस वक्त के बड़े सीनियर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हुआ करते थे, वो आ गए, वो इनको बचा के ले गए। और उनके चलते समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स थे और जो उनके साथ जो गुंडा एलिमेंट्स थे वो वहां से निकाले गए। लेकिन मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं और मैंने देखा है मायावती जी उस दिन पूरे रात एक कमरे के अंदर बंद रही, और एक कमरे से दूसरे कमरे में इंटरकॉम से वो पत्रकारों से बात करके बता रही थी कि उनके साथ हुआ क्या। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। और मैं मायावती जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पॉलिटिक्स में कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मायावती जी उन नेताओं में हैं, जब सरकार बनानी होती थी वो गिरा देती थी, और जब गिरानी होती थी वो बना देती थी। और कांशीराम जी कहते थे कि मैं उस पार्टी का नेता हूं जो चाहता हूं कि देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे, तभी मेरी जैसी छोटी पार्टियों का भला होगा, मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो यही इनकी पॉलिटिक्स का मूल मंत्र है।